हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरा पहला वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कैट 2024 एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कितना टाइम देने वाले हैं किस सब्जेक्ट को, और इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है, कितना टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है और उस टाइम में हमें क्वेश्चंस भी अटेंड करने होते हैं। 66 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से हमें कितने अटेंड करने हैं, कितने हमें लगता है कि हम अटेंड करने वाले हैं। क्योंकि सारे तो कोई कर नहीं सकता एग्ज़ाम में। अगर सारे हमने कर दिए तो फिर वो तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो उसमें हम कैसे उस चीज़ों पे ध्यान दें कि हम मिनिमम नेगेटिव मार्किंग करें अपने, जो हम करें वो एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर ही हो हमारा, नेगेटिव में कोई क्वेश्चन ना जाए। तो उन चीज़ों को लेके हम इसमें बात करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कितना कौन सा टॉपिक कवरेज करता है, किसका कितना वेटेज है, कितना पढ़ना है हमें, कब पढ़ना है, वो सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टार्टिंग से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसमें बात करते हैं हम। तो इसमें आते हैं 3 सब्जेक्ट मेन, VERC हो गया अपना, क्वांट हो गया और DILR हो गया। इन तीनों में मतलब अलग अलग चीज़ें टॉपिक्स कवर करते हैं। VERC में हमारा रीडिंग एबिलिटी होता है, वर्बल एबिलिटी होता है, रीडिंग हमें पैसेज मिलेंगे वो कैसे करेंगे। क्वांट में मॉडर्न मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। DILR में रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो सब हम कैसे कवर अप करेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं आगे वीडियो में। और इसमें ये होता है कि वेटेज किसका कितना रहेगा वो भी हम बताएंगे आगे आपको। और मैं इसमें पर्सनली खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि मैं इन चीज़ों को कैसे कवर किया हूँ, कैसे कवर कर रहा हूँ और अभी कितने चीज़ें इसमें देख रहा हूँ। क्योंकि VERC में मोस्ट ऑफ द टॉपिक सारे RC में चले जाता है। 66% के अराउंड वेटेज चला जाता है VERC का रीडिंग में सिर्फ। तो हमें वोकेबलरी भी ध्यान देना है उसमें, टोन्स एंड यूज़ क्या कौन सी यूज़ करनी है, वो सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो VERC का हमारा कवरेज। VA में पैराजम्बल्स हो गए, उसका वेटेज कितना है, और सेंटेंस का कितना है, समरी का कितना है, और ज़्यादातर आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 66 वेटेज है। तो कैसे भी करके हमें पैसेजेस पे तो ध्यान देना ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना ही है। पैराजम्बल्स हम कर सकते हैं, और इवन सेंटेंस भी कर सकते हैं, समरी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो वेटेज है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें कितना वेटेज है और इसके हिसाब से हमें पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं कि हम अंधे होकर कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं, हमें वेटेज के हिसाब से पढ़ना है कि कौन सा ज़्यादा वेटेज का है जो अटेंड करके हमें ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो वो चीज़ें हम पहले ध्यान देनी है, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं, अब सब चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर सब मिक्सअप हो जाएगा। तो हमें वो चीज़ प्लान करनी है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जिसका ज़्यादा वेटेज उसको ज़्यादा थोड़ा टाइम देंगे, तो उस चीज़ से हमें ज़्यादा पॉइंट करेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। ये अभी आप देख रहे हो ये सब कंप्लीट VERC के टॉपिक्स है। इनमें से ही पॉइंट्स में से आने वाले हमारे कैट के क्वेश्चंस। तो ये आप देख सकते हो नंबर वाइज, जैसे पैरा कंप्लीशन हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गया, पैरा जंबल्स हो गए, सिलोम्स हो गए, जंबल्ड पैराग्राफ्स हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच के आ सकते हैं, आर्टिकल यूजेस, प्रीपोजिशन, एनालॉगिस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनमें से सब में से कुछ ना कुछ आता है, बट उसमें से हमने जो अभी देखा वेटेज के हिसाब से, उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। टॉपिक से सारे कवर करने हैं, बट ज़्यादा टाइम किसको देना है वो हमें डिसाइड करना है, ना कि इन सबको इक्वल टाइम देके अपन अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा है, 56 डेज़ है, तो उसमें हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, मैनेज करनी है। हाँ, हम बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, बट अभी वो टाइम है कि हमें रिवाइज़ करनी चीज़ें। तो किसको कितना टाइम देना है वो बहुत अफेक्ट करेगा, वो बहुत फैक्टर, मतलब मेन फैक्टर ये है कि हमें अभी किसको कितना टाइम देना है वो हमारा डिसाइड करेगा कैट में हमारा क्या स्कोर होगा। तो उस हिसाब से हमें अभी प्लान करना है। यहाँ से हमारा शुरू होता है DILR सेक्शन। वेटेज किसका कितना है, कौन सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आते हैं, कितने मॉडरेट होते हैं, कितने इजी टू मॉडरेट और कितने इजी है। तो इसमें हम लगभग ध्यान भी देना कि इजी टू मॉडरेट हम कर सकते हैं, मॉडरेट तक तो कर सकते हैं। डिफिकल्ट वाले एक बार को अपन रहने भी दे तब भी हमारा वेटेज अबाउट 70% चला जाता है। तो हमें वो चीज़ ध्यान देनी कि इसमें कैसे हम 70% कवर कर सकते हैं। अगर 30% एक टाइम के लिए हम छोड़ भी देना, छोड़ना नहीं है, बट हम मान लें कि हमसे नहीं हो रहा है डिफिकल्ट वाले, तो एटलीस्ट 30 to 40% मैक्सिमम आएंगे। उसके अलावा हमारे पास 60 to 70% होता है जो हम कवर अप करके अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं DILR में। वो चीज़ें हम स्ट्रेटेज करनी है हमें कि हमें कितना टॉपिक्स, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस है, कौन से टॉपिक मोर इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इजी होते हैं, वो हमें टारगेट करना है। वहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना है वहाँ पे क्वेश्चंस की, कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा नहीं करना है, वो चूज़ हमें खुद से करना है।
तो वो कैसे चूज़ कर पाएंगे? अभी जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उस हिसाब से हम वहाँ पे फटाफट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड रहेगा। तो हमें फटाफट देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा क्वेश्चन का हमारा आंसर एक्यूरेट जा सकता है। ऐसे नहीं कि हम सारे क्वेश्चन करके और नेगेटिव हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं DLR के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कितने उसमें कवर करने हैं हमें। क्लॉक्स एंड कैलकुलेशन हो गया, स्टेटमेंट्स हो गई, डाटा अरेंजमेंट हो गया, फैमिली ट्री हो गया, पाई चार्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, बार लाइन्स, पजल्स, एजम्पशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, टेबल्स, प्रोपोजिशंस, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डाटा स्ट्रक्चर, डायरेक्शन साइंस, बाइनरी लॉजिक, डाटा सफिशिएंसी। इसमें से अब कौन से हमें चूज़ करने हैं वो हमें देखना है। जैसे पाई चार्ट हो गया, अरेंजमेंट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से हमें पता है कि क्वेश्चंस आने ही आने वाले, और इसमें भी सेट आएंगे तो हम वहाँ पे इजीली कर सकते हैं 3 से 4 से क्वेश्चंस सेट के। तो वो हमें ज़्यादा ध्यान देना उन चीज़ों पे। बाकी वाले क्वेश्चंस आएंगे बट इसमें हम ज़्यादा, हमारे पास चांसेस है कि इसको अच्छे से करेंगे तो हमारे पास अच्छा खासा स्कोर हम बना सकते हैं। क्वांट में मॉडर्न मैथ्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया। तो इसमें देख लो आप, ज़्यादातर वेटेज किसका है? अलजेब्रा का है, अर्थमेटिक का है। तो हमें वो चीज़ें कवर अप करनी पड़ेगी ज़्यादातर। ज्योमेट्री भी वेटेज है बट इतना नहीं कंपेयर टू अलजेब्रा और अर्थमेटिक। और मॉडर्न मैथ्स को अगर अपन पूरा कर ले, पूरा मॉडर्न मैथ्स और पूरा ज्योमेट्री भी कर ले, तब भी वो इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। तो हमें कैसे भी करके अर्थमेटिक और अलजेब्रा पढ़ना ही पड़ेगा। और उसमें से क्वेश्चंस हर बार कैट में आते हैं और लोगों के नेगेटिव में चले जाते हैं। तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव क्वेश्चंस हमारे नहीं जाने चाहिए। जो कर रहे हैं वो हमें एक्यूरेट पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है। प्लस माइनस चलेगा थोड़ा बहुत, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा और हमारी फिर कट ऑफ में वो फ्लक्चुएट करेगा। इसीलिए हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव तो ना ही जाए। इससे अच्छा तुम छोड़ दो एक बार, वो चलेगा, बट नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लोग, मैंने जितना भी पढ़ा है अभी तक, देखा है कि बहुत सारे लोग ना नेगेटिव करके चले जाते हैं, तो 50% माइनस में चला जाता है उनका। तो फिर इसीलिए हमें ध्यान ये देना है कि लोगों का बहुत बार नेगेटिव होता है, हम उसमें नेगेटिव ना करें तो हमारा अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। तो ये सारे अब वही देखते हैं क्वांट के टॉपिक्स है सारे। लॉगरिथम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंस्ट्रुएशंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया। इसमें ऐसा भी नहीं कि सारे टॉपिक डिफ़िकल्ट है, नहीं, सारे डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ है जो हमें हद तक लगते हैं कि डिफ़िकल्ट है, बट हम उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसको ईजी बना सकते हैं। ईजी हो जाएंगे वो, अगर हम डेली कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें बहुत सारी ऐसी होगी कि वो हमें डिफ़िकल्ट लगना बंद हो जाएगी। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है, मैंने खुद ने देखा है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी है, तो वो क्या करते हैं, एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं हुआ उनका। तो वो चीज़ काम नहीं करने वाली यहाँ पे हमें करना है तो डेली करना है। चाहे हम डेली के 3 घंटे पढ़ रहे एक सब्जेक्ट को लेके, तो हमें डेली वो कंसिस्टेंट ही रहना है, वो करना ही हम पड़ेगा। वो तो बेसिक चीज़ है हमारी। अगर वो नहीं होगा तो फिर ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का खेल है कैट। तो अभी अपने सारे टॉपिक्स कवर हो गए, सबको अपने वेटेज के हिसाब से देख लेंगे किसका कितना वेटेज है। तो अभी हमें प्लान कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या करनी है। अगर आज से भी देखें 24 नवंबर से, तो हमें डेली का कम से कम 12 से 16 घंटे पढ़ना है। ये ऐसा नहीं है कि रेगुलरली हमें पढ़ना है कि 12 से 16 घंटे एक बार बैठ के तो उठना ही नहीं। तुम 3-4 घंटे का लो कि 3-4 घंटे हम बैठ गए, फिर एक आधा घंटा ब्रेक ले लिया। और खुद से होनेस्ट रहो, ये नहीं कि तुम घर पे रह रहे हो फिर कहीं बाहर हो तो दिखावा कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं। खुद से ऑनेस्ट रहोगे तभी तुम कैट क्लियर कर पाओगे। कैट किसी मजाक की चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं। बट अगर तुम्हारा पहला अटैम्प्ट भी अच्छा जाएगा ना, तो तुम दूसरे अटैम्प्ट के लिए थोड़ा बहुत ऐसा पॉजिटिव रहोगे दिमाग में कि हाँ हो जाएगा मेरा। अगर तुम मस्ती मजाक में लोगे तो वो चीज़ होना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें क्या है, अपने को कंसिस्टेंट रहना है, डेली हमें पढ़ना ही है, डेली का खुद से अपना ऑनेस्ट रहना है। प्रॉपर टाइम हर एक सब्जेक्ट को दो, 3 से 4 घंटे। इस सब्जेक्ट को मैं मॉर्निंग पढ़ूंगा, इसको इवनिंग में पढ़ूंगा, इसको इतने घंटे करूंगा, साथ में टेस्ट भी दूंगा। तो वो सब मैं चेंज करनी है। दूसरा है कि हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है इस टाइम में, क्योंकि अभी जैसे जैसे एग्जाम के डेज पास आएंगे ना, हमारा मोटिवेशन थोड़ा कम होने लग जाएगा कि यार हमारे मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये सब सबको हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिक हो रहा है फिर मेरे को हो रहा है। मेरे को भी होता है, मेरे को भी डर लगता है, बट उस टाइम में खुद को मोटिवेट रखो। कैसे मोटिवेट करें आप खुद को, उसमें ये हो गया कि हम मोटिवेट करें कैसे खुद को। तो उसमें ये सोचो ना तुम अपना कि अगर मैं अभी ये चीज़ सोचूंगा कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज़ में। उसके वजह तुम
उसको मेहनत करने में लगाओ कि कहाँ मेरी गलती हुई, मैं डीमोटिवेट क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी गलतियाँ हो रही है। तो तुम गलतियों पे ध्यान दो ना सुधारने पे, कि वो गलती मैं कैसे सुधारूँ। एनालाइज़ करो खुद को, तुम्हारा कहाँ गलत क्वेश्चन हो रहा है, कितना नेगेटिव कहाँ से जा रहा है। उस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस दो, ज़्यादा टाइम दो उसको। तो वो चीज़ें क्लियर करते रहोगे तो तुम्हारा ध्यान डीमोटिवेशन पे नहीं जाएगा। तो वो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखनी है। और सबसे ख़ास बात, जो करना है वो अभी ही करना है। बाद के लिए छोड़ोगे तो बाद कभी आएगा नहीं। अगर अभी कर लिया तो अभी ख़त्म हो जाएगा, बाद में वो कुछ होगा नहीं उससे। ये है, आप देख रहे हो अभी मेरा स्टडी प्लान है, मैं इसको फॉलो करता हूँ डेली। चाहे बीच में ब्रेक ले लिया मैंने, टाइम को मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ कि मॉर्निंग में मेरा टाइम फिक्स नहीं रहता कि हाँ मेरा यह है कि इतना घंटा मेरे को देना है तो देना है, बट वो ऐसा फिक्स नहीं है कि इससे लेके यहाँ तक ही देना है। कभी मेरे को ज़्यादा देर पढ़ लेता हूँ, अगर इस सब्जेक्ट में बैठ गया तो मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, तो मैं आधा घंटा पौना घंटा ऊपर नीचे हो जाता है तो कर लेता हूँ वो। बट वो चीज़ ऐसे नहीं कि उसको मतलब अगर टाइम ऊपर नीचे हो गया तो नहीं आज से नहीं कल से चालू करना, वैसा नहीं है। करना है तो आज ही करना है, इतने घंटे करना है तो करना है। टाइम फिक्स नहीं है कि मेरा ऐसे सिलेबस टाइम टेबल बनाया हो कि इतने घंटे ये यहाँ से यहाँ तक यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नहीं, करना सब कुछ है, बट टाइम अपने हिसाब से मैनेज करके सब कुछ क्लियर करना है। और जो लोग बोल रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह देने, हाँ मॉक टेस्ट भी हमें देने पड़ेंगे अभी। तो उसमें 3 से 4 तुम मॉक टेस्ट मैक्सिमम 3 से 4 दे दो वीक में। उसके बाद उनको एनालाइज भी करना है हमें कि कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही है, नेगेटिव कहाँ जा रहे हैं। जहाँ नेगेटिव जा रहे हैं उसको कवर अप करो, अगले मॉक टेस्ट से पहले उसको एनालाइज करके दूसरे मॉक टेस्ट में वो गलती तुम्हारी रिपीट नहीं होनी चाहिए, उस पर ध्यान दो। चलो, थैंक यू। कुछ मेरी बातें मैंने आपसे शेयर की, आपका कुछ हो तो मेरे को भी शेयर करना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अप टू देन, बाय बाय।